बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 20th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। So last time we discussed an example of an FA corresponding to the closure of certain FA, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल थी जिसके FA में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी और हमने ये देखा कि उसके लिए सेपरेट ऐसी किसी स्टेट को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पेश नहीं आई जो इनिशियल और फाइनल भी हो, जैसा कि हम क्लोजर के NFA बनाने के लिए मेथड में बता चुके थे। तो चूँकि इसकी इनिशियल स्टेट ऑलरेडी फाइनल है और सेपरेट कोई इनिशियल और फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी, उसकी वजह ये थी कि हम ऐसे FAs के लिए सेपरेटली इनिशियल और फाइनल स्टेट इकट्ठी इंट्रोड्यूस कराते हैं जहाँ इनिशियल को फाइनल करने से अनवांटेड स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने का ख़दशा हो। तो यहाँ चूँकि ऐसी सूरत नहीं थी, हमने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमने मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज लैंग्वेज उसकी बात की, और मेमोरी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि लैंग्वेज भी वही हमने कंसिडर की जिनके लिए FA एग्जिस्ट कर सकते हैं, और FAs की स्टेट्स को मेमोरी से हमने रिलेट कर दिया और उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी। और इसके अलावा हमने वी आल्सो डिस्कस डिस्टिंग्विशिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर विद रिस्पेक्ट टू सर्टन लैंग्वेज, हमने उसकी भी बात की, उसकी एग्जांपल्स भी देखी और एक थ्योरम भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया जिसमें ये क्लेम किया था कि इफ़ वी हैव set of strings containing n strings from sigma star where each pair is distinguishable with respect to the given language, then the FA which recognizes that language have at least n states, और हमने इसको by contradiction प्रूव किया। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क भी दिया था, उसका सलूशन भी आज आपको दिखाना है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। So this is basically the task, उसको देख लेते हैं। Consider the language L of strings of length 3 or more defined over sigma consisting of 0 1 ending in 0 1 1, then determine which of the following pairs are distinguishable or indistinguishable with respect to the language। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जब आपको लैंग्वेज दे दी जाए तो लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग्स का अच्छी तरह से आपको पता होना ज़रूरी है। आप इसमें एंडिंग कंडीशन पर हमने उसके एंडिंग पार्ट पर कंडीशन लगा दी, तो स्ट्रिंग मस्ट एंड इन 0 1 1, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग की मिनिमम लेंथ 3 होगी, तभी हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि एंडिंग 3 लेटर्स की देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज़। आप देख सकेंगे कि क्योंकि 2 लेटर का अल्फ़ाबेट है और 3 लेंथ्स वाली तमाम स्ट्रिंग 8 होंगी तादाद में, तो हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई 8 में से ओनली 1 पर, तो बाकी 7 को हमने इग्नोर किया हुआ है, और इसके FA की बात भी आप पहले कर चुके हैं। तो इस लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग्स को अपने जहन में रखना ज़रूरी है, ताकि जब हम डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करें तो लैंग्वेज को बिलोंग होना या ना होने की पता होना ज़रूरी है। तो जो पहला पेयर है वो था 0 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0 0 1 1 1 1, हमने इस पेयर को देखना है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट टेकिंग z इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग, अगर हम z को नल स्ट्रिंग के तौर पर ले लें तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ z लगाने से 0 0 1 0 1 1 z, सो दिस रिमेन्स एज सच, तो 0 0 1 0 1 1 का एंडिंग पार्ट 0 1 1 ही होगा, सो दिस शुड बिलोंग टू L, वाइल 1 1 0 0 1 1 1 1 Z, अब Z चूँकि नल स्ट्रिंग है, सो इट मेक्स नो चेंज, यू विल बी स्टिल हैविंग 1 1 0 0 1 1 1, और दिस डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज L। आप देख रहे हैं कि इसके एंडिंग 3 लेटर्स जो हैं वो 1 1 1 हैं, और उस एतबार से वो 0 1 1 वाली सिचुएशन जो हमने कही थी वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करती।
और डिस्टिंग्विशेबल होने के लिए एक स्ट्रिंग का सिग्मा स्टार से बिलोंग करना काफ़ी है, तो वो स्ट्रिंग हमें नल स्ट्रिंग मिल गई. सो वी कैन डिसाइड दैट दिस फर्स्ट पेयर इज डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू गिवन लैंग्वेज. अब आपके लिए क्वेश्चन मैं और छोड़ता हूँ कि कैन यू फाइंड सम अदर z एज वेल सेटिस्फाइंग द सेम कंडीशन. तो नाउ इट डिपेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आपको मिल सके, तो ये डिपेंड करता है लैंग्वेज की डेफिनेशन पे और दिए गए पेयर पे. तो दूसरा पेयर जो आपको दिया गया था वो था 0 1 0 0 1 1 1 1 और उसका दूसरा पार्ट था 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. अब इसको अगर सामने रखें तो हम देख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट बोथ दीज स्ट्रिंग्स 0 1 0 0 1 1 1 1 and 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 do not belong to L. So, it can also be observed that for any string belonging to sigma star either both 0 1 0 0 1 1 1 1 z and 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 z belong to L or both do not. अब ये हमने बहुत जल्दी फैसला कर लिया कि सिग्मा स्टार से कोई भी स्ट्रिंग z ले लें while सिग्मा स्टार कंटेन इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स. तो इतनी जल्दी फैसला करना ये किस तरह से हम कर सके, ये बेसिकली इन स्ट्रिंग्स की स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि इन दोनों स्ट्रिंग के अगर आप लास्ट पार्ट पर गौर करें तो दोनों में बजाय 0 1 1 के 1 1 1 आ रहा है. अब अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ कोई ऐसी स्ट्रिंग लगाते हैं कि वो स्ट्रिंग बिलोंग कर सके लैंग्वेज को, तो डेफिनेटली आपको 0 1 1 लगाना पड़ जाएगा, और अगर 0 1 1 लगाएंगे तो दूसरे के साथ भी लगाएंगे, तो इस तरह से दोनों ही बिलोंग कर जाएंगे. तो और अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आप साथ लगाते हैं कि उसको साथ लगाने से किसी एक स्ट्रिंग के वो लैंग्वेज को बिलोंग ना करे, तो दूसरी भी स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर सकेगी. तो ये ज़ाहिर है कि हमने इन जनरल फैसला किया है, तो यहाँ हम इसको इन जनरल कह सकेंगे. आप अपनी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट स्ट्रिंग्स लें सिग्मा स्टार से और चेक करें कि जो क्लेम किया जा रहा है वो वाकई दुरुस्त है या नहीं. तो हमने बहरहाल ये क्लेम कर दिया कि फॉर एनी z बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार आइदर बोथ द स्ट्रिंग्स व्हेन वी concatenate z at the end of strings will belong to the language or both do not belong to the language. अभी हमने ये देखा कि whatever z is the string belonging to sigma star, either both the strings when we concatenate z at the end will belonging to language or both do not. तो ये वही कंडीशन है जो हम indistinguishable string के लिए कहते हैं. So we claim that the given pair of strings is indistinguishable with respect to the given language. यहाँ एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए छोड़ता हूँ, इसी पेयर के लिए लैंग्वेज की डेफिनेशन बदलें और जहाँ लैंग्वेज में हमने 0 1 1 कहा उसको 1 1 1 रिप्लेस करके देखें कि व्हाट हैपन्स इफ़ वी चेंज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. अजीज़ तलबा, अभी हमने एक टास्क का सलूशन देखा है और लास्ट टाइम मैंने एक थ्योरम का प्रूफ आपको कराया था, तो मैं ये चाहूँगा कि उसको दोबारा देख लिया जाए. सो दिस इज़ द रीकैप ऑफ द थ्योरम वी डिस्कस लास्ट टाइम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है चूँकि इसकी एग्जांपल आ रही है और आज हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा देख लिया जाए. तो इस थ्योरम में हमने क्लेम ये किया था कि इफ़ वी हैव सेट ऑफ स्ट्रिंग S from sigma star in which each pair is distinguishable with respect to certain given language, then any FA which recognizes that language have at least n states. और हमने इस थ्योरम को बाय कंट्रडिक्शन प्रूव किया, और बाय कंट्रडिक्शन मुराद ये था कि हमने अपना टारगेट भी सेट किया था कि अगर हर पेयर के लिए ये शो कर दिया जाए कि जो भी पेयर ऑफ स्ट्रिंग लें इस सेट ऑफ स्ट्रिंग S से और उसको उस FA पर रन किया जाए दैट मस्ट एंड इन डिफरेंट स्टेट्स. तो अगर हर पेयर डिफरेंट स्टेट पर एंड होगा तो डेफिनेटली वी रिक्वायर एज मैनी स्टेट एज मैनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन S. और हमने इसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लिया कि वी पिक अ पेयर XY एंड सपोज दैट दिस पेयर एंड्स इन डिफरेंट सेम स्टेट्स.
अब अगर सेम स्टेट्स पर एंड करेंगे तो इन स्ट्रिंग्स के बाद आप कोई भी स्ट्रिंग लगा दें तो वो रिजल्टेंट स्ट्रिंग दोनों ही किसी एक स्टेट पर एंड हो जाएंगी. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर बोथ स्टेट्स आर फाइनल, आइदर एंडिंग स्टेट इज फाइनल और नॉन फाइनल. अगर फाइनल है तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी और अगर नॉन फाइनल है तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगी या वो उस स्ट्रिंग को, उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेंगी. तो जबकि ये पेयर ऑफ हमने डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स लिया था और उसके लिए यही कंडीशन होती है कि इफ़ वी हैव एनी स्ट्रिंग सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, वी कैनकेटिनेट आइदर फर्स्ट रिजल्टेंट स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज और सेकंड रिजल्टेंट स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज. तो इस तरह से अगर हम सपोज कर लें कि एक पेयर भी ऐसा मिल गया कि जो एक ही स्टेट पर एंड हो तो वो डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग नहीं रह सकेंगी, इसलिए हमारी सपोजिशन ये रॉन्ग हो जाएगी. सो वी कैन नॉट सपोज दैट इवन देयर डज एग्जिस्ट a pair of string which ends in same states. So we have a conclusion that each pair should end in different states and hence the FA which recognizes the language have at least as many strings are there in S और उनकी तादाद हमने n सपोज की थी इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया था. अब इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखना चाहते हैं तो आइए उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. लेट L20 be the language of words belonging to 01 star where the mod of W, जो ये mod का साइन मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ. So this stands for length of word greater than or equal to 20 and the 20th letter of W from right is 1. हमने ये कहा है कि इसमें ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स आ गई जिनकी मिनिमम लेंथ 20 है और स्ट्रिंग चूँकि लेफ़्ट से राइट पर लिखी जाती है, कंडीशन राइट से लेफ़्ट की तरफ बता दी गई है. तो राइट की तरफ से अगर हम चेक करें तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, वो लेटर या तो 0 होगा या 1, तो हमने यहाँ 1 कह दिया. नाउ लेट S बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20. हम ये देख रहे हैं कि अगर लेंथ 20 की तमाम स्ट्रिंग्स सेट S में डाल दें, सी व्हाट हैपन्स. डिफाइंड ओवर सिग्मा any two of which are distinguishable with respect to L20, जिनमें हर पेयर L20 के एतबार से डिस्टिंग्विशेबल हो. तो ये हमने ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 20 भी है और हर पेयर इस लेंथ जो लैंग्वेज L20 है उसके एतबार से डिस्टिंग्विशेबल है, वो हमने सेट बनाया है. और चूँकि थ्योरम में यही था कि हमने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसी ली थी, उसमें इन जनरल n उनकी तादाद थी स्ट्रिंग्स की और उसमें हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल था. तो यहाँ भी हमने अपने स्टार्ट के लिए सिर्फ लेंथ 20 ही की स्ट्रिंग से बात शुरू की है कि लेंथ 20 की ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स ले ली जो डिस्टिंग्विशेबल हों, जिनमें हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल हो विद रिस्पेक्ट टू L20. अब चूँकि लेटर्स की तादाद 2 है, 01 पेयर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इस लैंग्वेज को, तो हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स विल बी हैविंग of length 20, so obviously it will be 2 raised to power 20 टोटल स्ट्रिंग्स बनती हैं. लेकिन हमने S में जिक्र किया कि ये सिर्फ वो लेंगे जिनमें हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल हो. अब हम बाद में इसको देखेंगे कि इसमें किस किस्म की स्ट्रिंग आ सकेंगी. अजीज़ तलबा, ये सेट जो S डिफ़ाइन किया जा रहा है, ये सारा ही टॉपिक आपके लिए नया है. थ्योरम को मैंने कई बार रिवाइज़ कर दिया आपके लिए और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लैंग्वेज L20 थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज मैंने ले ली, बट डोंट वरी, हम इस लैंग्वेज L20 की तरह की हम लैंग्वेज पहले भी डिस्कस कर आए हैं. तो इसमें जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो ये है कि इसकी जो 20th लेटर फ्रॉम राइट यानी एंडिंग पार्ट से हम बात कर रहे हैं. स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जब आप फ्रॉम राइट की बात करते हैं तो हम उल्टी तरफ से इसको देख रहे हैं. तो 20th लेटर आपको ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि मिनिमम लेंथ ही 20 है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो 20th लेटर विल आइदर बी 0 और 1. तो इस लैंग्वेज में हमने कहा है कि उसका जो 20th लेटर है दैट्स गिवन टू बी सर्टन कंडीशन, वो हमने दे दी, उस पर कंडीशन लगा दी. तो अब जो S सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाया है उसमें हमने ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स शामिल की हैं जिनकी लेंथ 20 है एंड एवरी पेयर फ्रॉम दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग इज़ डिस्टिंग्विशेबल. अब डिस्टिंग्विशेबल बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्ट्रिंग Z बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार
so that when you concatenate Z at the end of both strings, the resultant strings will either one of the resultant string will belong to the language and या तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो बिलोंग करेगी या सेकंड, दोनों नहीं करेंगी या दोनों ही नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, उसको सामने रखा है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या लेंथ 20 वाली सारी ही स्ट्रिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं या कुछ नहीं करती, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने ये बात की कि एस में ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स डाल दी जिनकी लेंथ 20 है और उनमें हर पेयर डिस्टिंग्विशेबल है with respect to the given language. So obviously the number of strings belonging to S is 2 raised to power 20। हमने ये कह दिया कि सारी ही स्ट्रिंग ऐसी हो सकेंगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वैसे ही 2 raised to 20 होती हैं। तो इसको भी प्रूव करने के लिए थोड़ी सी बात आगे दी जा रही है। So for that let x and y be any two distinct strings, that is they differ in ith letter I is equal to 1, 2, 3 up to 20। ये बड़ी जनरल सी नोटेशन यूज़ कर ली है हमने, मैथमेटिकल आई यूज़ कर दिया। कुछ लोग इस इंडेक्स से खामखा घबरा जाते होंगे, घबराने की बात नहीं है। दिस इज़ मैथमेटिकल नोटेशन। कहना ये जा रहे हैं कि जब भी दो स्ट्रिंग लेंगे और उनकी लेंथ चूँकि 20 है तो देयर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। जब आप डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग की बात करते हैं तो डिस्टिंक्ट ज़ाहिर है कोई ना कोई एक प्लेस ऐसी मिल जाएगी जहाँ दो डिफरेंट लेटर आ रहे होंगे। अब वो डिफरेंट लेटर या तो पहले ही प्लेस में फ्रॉम लेफ्ट अगर हम लें तो पहली प्लेस में भी आ सकते हैं, सेकंड पर भी आ सकते हैं, थर्ड पर भी आते हैं। तो और इनकी लेंथ चूँकि 20 है तो ये पॉसिबिलिटी 20 तक जा सकती है। यानी दोनों डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग का या तो फर्स्ट लेटर डिफरेंट होगा या सेकंड या थर्ड या 20। इस बात को हमने आई से लिख दिया। तो इस ये आयत का मतलब ये है कि फॉर एनी आई 1, 2, 3 अप टू 20 दे मे डिफर इन एट ith लेटर या ith प्लेस कह दें फ्रॉम लेफ्ट। नाउ फॉर i इज इक्वल टू 1 हम बारी बारी केस लेते हैं। हम यहाँ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि इफ़ द स्ट्रिंग डिफर बाय फर्स्ट लेटर यानी i इज इक्वल टू 1 का केस देखते हैं। सो फॉर i इज इक्वल टू 1 दे डिफर बाय फर्स्ट लेटर फ्रॉम लेफ्ट, देन by definition of L20 one is in L20 while other is not as shown below। आप देख सकते हैं ये जो आपको डॉट्स दिखाए जा रहे हैं ये मतलब ये है बॉक्सेस मैंने दिखाए हैं। ज़ाहिर है 20 बॉक्सेस यहाँ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इफ़ यू लुक एट दिस टू सेपरेट बॉक्सेस तो जो पहली डायग्राम है उसमें हमने ये बताया कि ये एक में 0 आ रहा है उसके फर्स्ट लेटर में और दूसरी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर में 1 आ रहा है और बाकी के में इंटरेस्टेड नहीं है, मे भी सेम ही हो सारा हिस्सा। और टोटल ये डॉट्स नज़र आ रही हैं दरमियान में। यहाँ बताया जा रहा है कि लास्ट आपको बॉक्स जो है वो 20th प्लेस दिखा रहा है, दरमियान की प्लेस आ गई। सो वी क्लेम दैट दे डिफ़र बाय फर्स्ट लेटर यानी पहली स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर में 0 आ रहा है और दूसरी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर में 1 आ रहा है। डेफिनेटली अगर एक प्लेस में भी लेटर डिफरेंट आ जाए तो स्ट्रिंग तो डिफरेंट हो जाएंगी चाहे बाकी तमाम प्लेसेस पर लेटर सेम हो। अब अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट हैपन्स इफ़ वी चेक द 20th लेटर फ्रॉम राइट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, जो पहला आपको डायग्राम दिखाई गई है इसमें 20 बॉक्सेस हैं और राइट साइड से 20th लेटर आप चेक करें क्या आएगा, डेफिनेटली वो 0 होगा और हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस एतबार से जो पहली स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज को बिलोंग करती होगी और दूसरी स्ट्रिंग का अगर आप 20th लेटर फ्रॉम राइट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, वो बिलोंग नहीं करता होगा। तो अब हम ये फैसला करना चाह रहे हैं कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो फर्स्ट लेटर की वजह से डिफ़र करती हैं वो क्या डिस्टिंग्विशेबल होंगी या इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इस केस में आपने यहाँ देख लिया वट एवर द सिचुएशन इफ़ दे डिफ़र बाय फर्स्ट लेटर द स्ट्रिंग विल बी डिस्टिंग्विशेबल। उसकी वजह यह है कि अगर आप z को नल स्ट्रिंग ले लें, ये लिखा हुआ है नीचे, सो दे आर डिस्टिंक्ट विद रिस्पेक्ट टू L20 फॉर z इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग। और यहाँ डिस्टिंक्ट से मुराद हमारी डिस्टिंग्विशेबल है। सो दे आर डिस्टिंग्विशेबल बेसिकली, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो दे आर डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू L20 और रीज़न बता दी गई कि z को आप अगर नल स्ट्रिंग ले लें तो नल स्ट्रिंग को दोनों के एंड पे लगाएं, इट विल मेक नो चेंज। और इस एतबार से रिजल्टेंट स्ट्रिंग का जो पहली रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसका 20th लेटर फ्रॉम राइट 0 होगा, वो बिलोंग करती होगी
और दूसरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग z लगाने के बाद दैट विल मेक नो चेंज, उसका 20th लेटर फ्रॉम राइट 1 होगा तो वो बिलोंग नहीं करेगी। इस एतबार से पहली स्ट्रिंग बिलोंग करती है, दूसरी नहीं करती z लगाने के बाद, तो ये डिस्टिंग्विशेबल हो गई। तो हम ये कह सकेंगे ऐसे तमाम पेयर्स ऐसे विच डिफर बाय फर्स्ट लेटर विल बी डिस्टिंग्विशेबल। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो एग्जांपल डिस्कस हो रही है उसमें हमने ऐसे तमाम पेयर ले रहे हैं जिनकी लेंथ 20 थी और उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफ़र होने की, डिस्टिंक्ट होने की, देयर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं तो हमने पहला केस लिया कि इफ़ द स्ट्रिंग डिफ़र बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेटर एंड फर्स्ट प्लेस, बाकी तो प्लेसेस की बात ही नहीं कर रहे। तो अगर पहला ही लेटर डिफरेंट हो गया तो डेफिनेटली z कैन बी टेकन टू बी नल स्ट्रिंग, दोनों के एंड पर अगर नल स्ट्रिंग लगा देते हैं विल मेक नो चेंज। और इस तरह से फर्स्ट स्ट्रिंग बीइंग 20th लेटर फ्रॉम राइट 0 लैंग्वेज को बिलोंग करती होगी, दूसरी नहीं करती होगी। तो ऐसी तमाम पेयर्स 20 लेंथ के तमाम पेयर्स विच डिफर बाय फर्स्ट लेटर विल बी डिस्टिंग्विशेबल। तो डेफिनेटली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट होने की, स्ट्रिंग के डिस्टिंक्ट होने की, वो लेटर वाइज ही हैं। देयर आर 20 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू एस टू बी डिस्टिंक्ट। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने ये ली कि ऐसी वो तमाम स्ट्रिंग्स जो फर्स्ट लेटर के डिफरेंट होने की वजह से डिस्टिंक्ट हैं, वो हमने चेक कर लिया और ये फैसला कर लिया कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनका फर्स्ट लेटर डिफरेंट हो विल बी डिस्टिंग्विशेबल with respect to L20 and see what happens if the string differ by second letter, उसको भी देखते हैं। Similarly, if I is equal to 2, अब यहाँ I मैं शुरू में बता चुका हूँ this is the place कि कौन से लेटर की बात कर रहे हैं, किस प्लेस वाले लेटर की। तो सेकेंड प्लेस में आने वाले लेटर के एतबार से हम देख रहे हैं कि if I is equal to 2 they differ, यानी जो strings आप ले रहे हैं distinct strings, if they differ by second letter from left and are again distinguishable. So these are again distinguishable, differ by second letter from left, so they are distinguishable। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 है, यह हम लिख रहे हैं आगे, उसकी रीज़न दे दी है कि फॉर z बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, z बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार, ये कहा जा रहा है विद z mod इज इक्वल टू 1। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चूँकि सिग्मा में 2 लेटर हैं तो 1 mod वाली स्ट्रिंग में 2 ही लेटर आ सकेंगे, 0 और 1। यानी अगर आप वेदर यू टेक z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 इन बोथ केसेस, अगर आप इसको साथ लगा देते हैं दोनों स्ट्रिंग्स के, और स्ट्रिंग हमने इस किस्म की ली है विच डिफ़र बिकॉज ऑफ सेकेंड लेटर। अब सेकेंड लेटर में आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक में मैंने 0 लिखा है, दूसरे में 1 लिखा है, और z से पहले तक ये 20 प्लेसेस ये कंटेन करती हैं। अब z की चूँकि लेंथ 1 है तो एक लेटर आपने और एंड पर लगा दिया तो टोटल लेंथ 21 बन गई दोनों स्ट्रिंग की। यानी अगर आप पहले को x कहते हैं दूसरे को y, तो x z की भी लेंथ 21 है और y z की भी लेंथ 21 हो गई। अब इससे इसके 20th लेटर को हम चेक करना चाहेंगे कि लैंग्वेज को बिलोंग करता है या नहीं फ्रॉम राइट। तो जो पहली वाला पार्ट है x z, उसको अगर आप फ्रॉम राइट 20th लेटर देखें तो वो 0 बनता है एग्जैक्टली, और जो y z है उसका 20th लेटर फ्रॉम राइट 1 बनता है। तो उस एतबार से लैंग्वेज की कंडीशन को सामने रखते हुए एक्स जेड बिलोंग टू लैंग्वेज वाइल वाई जेड डज नॉट। तो ये बात यहाँ लिखी भी गई है और मैंने आपको बता भी दी। तो इस एतबार से ऐसी तमाम स्ट्रिंग, बल्कि अभी हमने जो लेटर्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं बॉक्सेस की वो तो दिखाई नहीं है, सिर्फ इतना बताया था कि द स्ट्रिंग्स डिफ़र बाय सेकंड लेटर, और इसीलिए सेकंड लेटर पोजीशन में आप देख रहे हैं कि एक में 0 एक में 1 है। तो बाकी में जो कुछ भी आ जाए, इफ़ दे डिफ़र बाय सेकंड लेटर सो वी कैन प्रूव द स्ट्रिंग्स आर डिस्टिंग्विशेबल। अजीज़ तलबा, हमने देखा कि अगर स्ट्रिंग सेकंड लेटर के एतबार से डिफरेंट हों, यानी एक के सेकंड लेटर में 0 आ रहा हो, दूसरे के सेकंड लेटर में 1 आ रहा हो, तो एंड पर अगर आप सिंगल लेटर कोई भी स्ट्रिंग लगा दें तो टोटल लेंथ 21 बन जाएगी दोनों की। और अब 21 लेंथ के राइट से 20th लेटर चेक करें तो एग्जैक्टली
वो इसका सेकंड लेटर होगा और वो 0 होगा पहले स्ट्रिंग की केस में और दूसरे स्ट्रिंग के केस में 1 होगा। इस एतबार से पहली रिजल्टेंट स्ट्रिंग जिसको आप एग्जैक्ट कह सकते हैं वो लैंग्वेज को बिलोंग करेगी, दूसरी नहीं करेगी। और यही कंडीशन होती है दो स्ट्रिंग्स को डिस्टिंग्विशेबल होने के लिए कि उनके लिए एक स्ट्रिंग ऐसी z मिल जाए कि जब हम उनको कैनकेटिनेट करें तो कैनकेटिनेटेड स्ट्रिंग्स में से एक बिलोंग करती हो दूसरी ना करती हो। तो हमने यहाँ ये प्रूव किया कि फॉर i इज इक्वल टू 2 इफ दैट इज इफ द स्ट्रिंग डिफर बाय सेकंड लेटर then they will also be distinguishable with respect to L20। तो अब हमारा सिलसिला जारी है, चूँकि मैंने आपको बताया कि 20 लेंथ की हमने पॉसिबल स्ट्रिंग्स उसमें रखी हैं और हम ये देखना चाहेंगे कि वो लेंगे जो सारी जो पेयर वाइज डिस्टिंग्विशेबल हो। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये सारी की सारी ही पेयर वाइज डिस्टिंग्विशेबल होंगी, तो उसको हम सिस्टमेटिक चेक कर रहे हैं। हमने पहले i को 1 रखा, यानी फर्स्ट प्लेस को सामने रखकर प्रूव कर दिया, सेकंड प्लेस के एतबार से अगर डिफरेंट हैं तो उसको भी प्रूव कर दिया और ये सिलसिला जारी रहेगा। आइए मज़ीद देख लेते हैं। तो हमने I2 की बात की थी और यहाँ ये कह रहे हैं कि hence x and y will be distinguishable with respect to L20 for i is equal to 2 as well। यहाँ x से मुराद x से y से मुराद any pair taking from S। Now continuing the process, it can be shown that any pair of strings x and y belonging to S will be distinguishable with respect to L20। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है एनी पेयर से मुराद ये है कि फॉर i इज इक्वल टू 3, फॉर i इज इक्वल टू 4, अप टू 5, फॉर i इज इक्वल टू 20। आप आखिर तक ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी प्लेस के एतबार से स्ट्रिंग डिफरेंट हों, दे विल बी डिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब ये हो गया कि 20 लेंथ की तमाम स्ट्रिंग्स को आप पेयर वाइज डिस्टिंग्विशेबल प्रूव कर सकते हैं। तो S में अब जितनी स्ट्रिंग आ सकेंगी वो जिक्र कर दिया गया और हम उसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि सिंस S कंटेन्स 2 raised to power 20 strings, any two of which are distinguishable with respect to L20, so using the theorem, अब थ्योरम के एतबार से चूँकि इसमें 2 raised to power 20 strings आ गई which are pairwise distinguishable, so any FA that accepts this language L20 must have at least 2 raised to power 20 states। अब यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, नोट की शक्ल में आप देख रहे हैं कि इट मे बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट यूजिंग मार्टिन्स मेथड। अब ये लैंग्वेज बिल्कुल वही है जो हम L2 और L3 में अभी इससे पहले बताया था आपको, उससे मिलती जुलती है और उस किस्म की तमाम लैंग्वेज जिनकी कंडीशन एंडिंग पार्ट पर हम लगाते हैं, मार्टिन्स मेथड बड़ा यूज़फुल है और हम ट्री बनाते हैं उसमें। और हम बात कर रहे थे कि अगर लास्ट 2 लेटर्स पर कंडीशन हो लैंग्वेज पे तो हम ट्री अप टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 तक बनाएंगे और अगर इसी तरह से लास्ट 3 लेटर्स पर कंडीशन हो तो मार्टिन्स मेथड के मुताबिक हम अप टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 तक के लिए ट्री बनाएंगे। अब यहाँ जो आपको लैंग्वेज दी गई है उसमें जो कंडीशन है दैट्स लास्ट 20 लेटर्स, दिस कंडीशन इज़ एट द लास्ट 20 लेटर ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें जो ट्री बनाना है दैट विल गो अप टू द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू 20। इट्स वेरी वेरी लार्ज नंबर। और ये देखने के लिए कि जो लास्ट कॉलम इस मेथड में आएगा उसमें कितनी स्टेट्स आ सकेंगी, तो डेफिनेटली इट विल कंटेन एज मैनी स्टेट एज मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20, सो दैट बिकम 2 raised to power 20। तो ये मार्टिन्स मेथड के मुताबिक भी आपको जो लास्ट कॉलम की स्टेट्स हैं वो 2 raised to power 20 मिल सकेंगी। और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर हम स्टेट्स कैलकुलेट करना चाहें तो वो यहाँ आपको नोट में दिखाई जा रही। सो देयर एग्जिस्ट एन FA हैविंग 2 raised to power 20 plus 1 minus 1 which is 2 0 9 7 1 5 1 states। तो ये हमने लॉजिकली और मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ये वही मार्टिन्स मेथड है, उसी को सामने रखा है कि उस एतबार से भी नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी होंगी और जो थ्योरम हमने प्रूव किया है उसके एतबार से कम स्टेट्स 2 raised to power 20 होंगी।
डियर स्टूडेंट्स, अभी थ्योरम के मुताबिक हमने ये प्रूव किया कि इस लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ करने के जो एफ एग्जिस्ट करेगा उसमें कम से कम 2⁻20 स्टेट्स होंगी। अब इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि अगर मार्टिन मेथड अप्लाई करें तो उस एतबार से चूँकि लैंग्वेज की कंडीशन स्ट्रिंग्स के एंडिंग पार्ट पर थी और लास्ट 20 लेटर्स पर थी और उस एतबार से हमें 20 स्ट्रिंग तक के लिए ट्री बनाना ज़रूरी था, तो वहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो विल बी हैविंग नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस अप टू 2⁻20 which by formula becomes 2⁻20 plus 1 and then -1 जो आप अभी देख रहे थे। तो उस एतबार से भी ये कंफर्म हो जाता है कि द एफ ए नीड्स 2⁻20 स्टेट एटलीस्ट। तो ये मैं यहाँ बताता चलूँ कि मार्टिन्स टेक्निक के मुताबिक जो हम एफ एस बना रहे होते हैं सम टाइम वी कैन रिड्यूस दोज एफ ए टू लेस नंबर ऑफ स्टेट्स, लेकिन थ्योरम का क्लेम ये है कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है विच इज़ वेरी वेरी लार्ज विच इज़ 2⁻21 -1 और थ्योरम के मुताबिक 2⁻20 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिड्यूस भी करेंगे तो 2⁻20 से कम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वी हैव अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग 2⁻20 number of strings in it where each pair is distinguishable. So the FA must contain at least 2⁻20 states. तो यहाँ मैंने कंपैरिजन करा दिया आपको कि उस ऐसी लैंग्वेज का जिसके लिए हम मार्टिन्स टेक्निक के मुताबिक FA बना सकते हैं, वो भी आपको वहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रही है कि जिसमें तो 2⁻20 से ज़्यादा स्टेट्स थी और थ्योरम के मुताबिक एटलीस्ट the FA which recognizes the language must have 2⁻20 states. तो ये हमने थ्योरम की एग्जांपल देख ली। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक इसके बाद चेंज होता है और हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक देख लिया जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट। अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसको विद आउटपुट पढ़ना है, विदाउट पुट नहीं पढ़ना, वो गलत हो जाएगा। सो यू आर टू बी क्वाइट केयरफुल, द वर्डिंग इज़ विद आउटपुट। और आउटपुट से मुराद ये है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करना चाह रहे हैं कि जिसमें इनपुट स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्ड कोई आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती हो। सो इज इट पॉसिबल दैट वी हैव सर्टन इनपुट स्ट्रिंग एंड द ऑटोमेटन कैन जनरेट सर्टन आउटपुट स्ट्रिंग? सो द आंसर इज येस। इसको तफसील से देख लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट। सो दिस फाइनाइट ऑटोमेटन डिस्कस सो फार इज जस्ट एसोसिएटेड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन और द लैंग्वेज। हमने अब तक जो फाइनाइट ऑटोमेटन डिस्कस किया उसमें हम यही डिस्कस करते चले आए कि दिस एफ ए एक्सेप्ट सर्टन लैंग्वेज और दिस एन एफ ए कॉरस्पॉन्ड सर्टन रेगुलर एक्सप्रेशन। कोई आउटपुट जनरेट नहीं होती थी, वो जस्ट डिसाइड करता था कि कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है या नहीं, या किसी स्ट्रिंग के बारे में हम डिसाइड कर लेते थे कि वो स्ट्रिंग उस एफ ए में एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। तो हमारा चूँकि हम टारगेट ये है कि वी वांट टू सी वेदर देयर एग्जिस्ट सर्टन फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट, तो उसकी बात चल रही है। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर देयर एग्जिस्ट एन एफ ए विच जनरेट्स एन आउटपुट स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट स्ट्रिंग। या ईच इनपुट स्ट्रिंग की बात हो रही है कि कोई भी इनपुट स्ट्रिंग आप उस पर रन करें तो उसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग मिल सकेगी। जबकि एफ ए अब तक जो डिस्कस किया है उसमें कोई भी स्ट्रिंग आप रन करें उसके बारे में हम उसके बारे में डिसाइड किया करते थे कि वेदर दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए और नॉट। यहाँ हम ये देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट स्ट्रिंग the finite automaton will generate certain output string. तो ये क्वेश्चन है। So the answer is yes. Such machines are called machines with output. So there are two types of machines with output. Number one, Moore machine. Number two, Mealy machine. The names of machine are after the name of person introduced. जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया उन्हीं के नाम पर ये इनके नाम रखे गए, उन्हीं मैथमेटिशियंस के नाम रखे गए। तो हम इनको तफसील से देखेंगे। पहली हमने दो मशीन्स की बात की। वी हैव टू मशीन्स विद आउटपुट। मशीन में पहले बता चुका हूँ
कि एवरी ऑटोमेटन इज सपोज टू बी मशीन, तो इसलिए द वर्ड मशीन इज़ नॉट न्यू फॉर यू. द फर्स्ट मशीन इज़ द मूर मशीन एंड द नेम इज़ आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन हु इन्वेंटेड दिस. तो हम ये चाहेंगे कि इस मशीन को ना सिर्फ इसको तफसील से देखें बल्कि इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे. तो आइए इस मशीन को और इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं. अ मूर मशीन consists of following. Number 1, a finite set of states Q0, Q1, Q2 and so on, where Q0 is the initial state. ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम आम ऑटोमेटन में मुख्तलिफ स्टेट्स की बात करते हैं और किसी एक स्टेट को इनिशियल डेजिग्नेट करते हैं. यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए Q0, Q1, Q2 यूज़ कर लिया और Q0 को आसानी के लिए इनिशियल स्टेट ले लिया. नंबर 2, एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर सिग्मा A, B, C एंड सो ऑन फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड. ये पार्ट तो बिल्कुल FAE की तरह, वहाँ भी हम एक अल्फ़ाबेट लेकर चलते हैं और इनपुट स्ट्रिंग से ही फॉर्म की जाती हैं. नंबर 3, एन अल्फ़ाबेट गैमा कंसिस्टिंग ऑफ X, Y, Z of output characters from which output strings are generated. मैंने यहाँ गैमा की बात की और दिस गैमा इज़ टेकन डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा, चूँकि जो कैरेक्टर्स जो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, उन सिंबल्स को हम कैरेक्टर्स कह देंगे और जिनको हम लेटर के तौर पर इनपुट लेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं उनको हम लेटर्स ही कह रहे हैं. और इन जनरल दे में बी डिफरेंट. आप देख रहे हैं कि उसको सिग्मा से डिनोट किया, इसको कैपिटल ग्रीक लेटर गैमा से डिनोट किए और एक्स वाई जेड डॉट्स का मतलब ये है कि इन जनरल दीज सिंबल्स में बी डिफरेंट. और ये जनरेटेड की बात की है चूँकि हम कह रहे थे कि फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट, तो आउटपुट भी स्ट्रिंग की फॉर्म की होगी और वो स्ट्रिंग भी डेफिनेटली सेट ऑफ सिंबल्स पे ही डिपेंड करती होगी, तो उसको हमने यहाँ गैमा लिया. सो फोर्थ इज़ a transition table that shows for each state and for each input letter what state is entered the next. ये तो वही ऑटोमेटन की ही बात है, फाइनाइट ऑटोमेटन की. वहाँ भी हम हर स्टेट और हर लेटर के लिए ट्रांजिशन की बात करते हैं. तो यहाँ हमने टेबल की बात कर दी कि हम टेबल से ही एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि टेबल से हमें स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती. नंबर 5, एन आउटपुट a table that shows what character is printed by each state as it is entered. So output table से यहाँ मुराद ये कि टेबल तो हम वही यूज़ कर रहे होंगे, उसी के एक पार्ट में हम आउटपुट कैरेक्टर्स की लिस्ट दे देंगे corresponding to each state entered, यानी वो कैरेक्टर स्टेट में एंटर होने के बाद ज़ाहिर किया जाएगा. तो इस तरह से वो भी टेबल में ज़ाहिर किया जाएगा, तो टेबल ही का वो पार्ट होगा. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मूर मशीन के 5 फैक्टर्स देखे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं और उसमें सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ स्टेट्स की बात की जिसमें इनिशियल स्टेट की बात की, फिर इनपुट लेटर के लिए हमने अल्फ़ाबेट की बात की, फिर आउटपुट कैरेक्टर के अल्फ़ाबेट की बात की, उसके बाद ट्रांजिशंस की बात की फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच लेटर, एंड लास्टली आउटपुट कैरेक्टर्स की भी बात की कि उनको भी टेबल में हम एक्सप्रेस करेंगे. और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमने कहा है कि कैरेक्टर्स शोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टेट एंटर्ड, जब हम किसी स्टेट में एंटर होंगे तो वो स्टेट कैरेक्टर प्रिंट करेगी या जनरेट करेगी. यहाँ प्रिंट से मुराद मेरा मतलब ये नहीं कि कोई प्रिंटर साथ अटैच होगा, कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है. यहाँ जनरेट करना है और जनरेट ही यूज़ किया गया. तो हमने जो बात की स्ट्रिंग के जनरेट होने की या हम प्रिंट करने की बात कर देते हैं, तो उससे मुराद यही है कि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट वाइज कैरेक्टर जनरेट करेगी. और जाहिर है कि जब हम इनपुट स्ट्रिंग रन करेंगे सो विल बी विजिटिंग सर्टन स्टेट, किसी न किसी स्टेट पर होंगे. तो द मोमेंट वी एंटर दैट स्टेट द मशीन विल जनरेट सर्टन आउटपुट कैरेक्टर, ये इससे मुराद है. और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि जब हम किसी स्ट्रिंग को रन करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट
पर एंटर होने के बाद हम किसी स्ट्रिंग के लेटर को रीड करते हैं। तो हमारे इस मूर मशीन में चूँकि हम इनिशियल स्टेट में एंटर हो चुके होंगे, तो इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड जो भी कैरेक्टर एसोसिएट किया गया होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो बिफोर रीडिंग एनी लेटर मशीन विल प्रिंट आउट a corresponding आउटपुट कैरेक्टर, तो बगैर रीड किए वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ये हम अपने स्ट्रक्चर में सपोज करें और फिर हम लेटर वाइज ट्रांजिशन मूव करते चले जाएंगे और लेटर वाइज हम स्टेट्स में एंटर होंगे और स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड जो कैरेक्टर हमने एसोसिएट किए होंगे वो जनरेट होते चले जाएंगे और जिस सीक्वेंस में जनरेट होंगे वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी और उस स्ट्रिंग को आउटपुट स्ट्रिंग कहेंगे एंड दैट विल बी आउटपुट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये याद रखें कि जो सिंबल जनरेट हो रहे हैं उनको हम कैरेक्टर कह रहे हैं और जो इनपुट लिए जा रही है उसको हम लेटर्स का नाम दे रहे हैं। तो आइए इसको मज़ीद तफसील से देखते हैं। वी हैव अ नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस इन मूर मशीन no state is designated to be a final state. So, there is no question of accepting any language by Moore machine. However, in some cases the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by the Moore machine. हम यहाँ कह रहे हैं कि चूँकि फाइनल स्टेट हमने डेजिग्नेट नहीं की इसलिए किसी स्ट्रिंग के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का सवाल पैदा नहीं होता और कोई लैंग्वेज एसोसिएट नहीं की जा सकेगी। हाँ, अलबत्ता हम इनपुट स्ट्रिंग और उसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग के दरमियान कोई रिलेशन देख सकेंगे और अगर कोई रिलेशन इन जनरल मिल गया तो हम उस मशीन के बारे में कह सकेंगे कि इस मशीन में ये प्रॉपर्टी है कि दैट फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग एज वेल। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है आइडेंटिफाई करने के केस में। मोर ओवर the state to be initial is not important, as if the machine is used several times and is restarted after some time, the machine will be started from the state where it was left off. अब यहाँ ये बात बताई जा रही है कि हमने इन स्टेट्स में से क्यू नॉट को इनिशियल स्टेट डेजिग्नेट किया था, सो दैट्स नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। किसी भी स्टेट को इनिशियल स्टेट तस्वर किया जा सकता है बिकॉज फॉर सम स्ट्रक्चर्स जब हम मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद दोबारा यूज़ करते हैं तो इट डिपेंड्स, सम टाइम मशीन इज रीस्टार्टेड फ्रॉम वेयर इट वाज लेफ्ट ऑफ, जहाँ उसको छोड़ा था वो उस स्टेट से दोबारा स्टार्ट हो रही होती है। तो इस एतबार से पहली बार जो इनिशियल स्टेट थी वो कुछ और हो सकती है, दूसरी बार कुछ और हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहरहाल हम ये देखना चाहेंगे वट एवर द इनिशियल स्टेट इज़ what will be the structure of status of the structure of machine, कि उसका behavior क्या होगा, हम different examples से देखते हैं। So these are the different examples. Consider the following Moore machine having the states Q0, Q1, Q2, Q3, where Q0 is the start state and sigma consisting of AB, gamma consisting of 0, 1. The transition table follows as, ये आपको ट्रांजिशन टेबल दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि पहले कॉलम में ओल्ड स्टेट्स लिख दी गई चूँकि इसमें Q0, Q1, Q2, Q3 4 स्टेट्स थी। Q0 वाज इनिशियल, नेगेटिव साइन भी आप देख रहे हैं और बाद में दूसरा कॉलम सब डिवाइड हो गया 2 कॉलम में और ये वही जैसे हम FA में करते हैं, न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग 2 पॉसिबिलिटीज़ आइदर A और B। और लास्ट कॉलम जो आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर्स के कॉरस्पॉन्ड है। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड। अब ये जो कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड है दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू Q0, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि द मोमेंट विल बी एंटरिंग स्टेट Q0 मशीन विल प्रिंट आउट 1, सिमिलरली एंटरिंग Q1 मशीन विल प्रिंट आउट 0 और जनरेट 0। इसी तरह से द मोमेंट वी एंटर स्टेट Q2 इट विल जनरेट 0 एंड इफ वी एंटर Q3 इट विल जनरेट 1। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो एग्जांपल हमने देखी उसमें 4 स्टेट्स थी Q0, Q1, Q2, Q3 और उसमें हमने इनपुट लेटर्स की बात की। इनपुट लेटर्स A और B थे और आउटपुट कैरेक्टर 0, 1 थे और इसको पूरी डिटेल देने के लिए हमने एक टेबल बना लिया और टेबल को मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको दिखाया। अब इस टेबल को सामने रखते हुए इज़ इट पॉसिबल
टू ड्रॉ इट ट्रांजिशन डायग्राम लाइक FA, जैसे FA में बना लेते थे, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ट्रांजिशन डायग्राम किस तरह की होगी, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो ट्रांजिशन डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप FA की ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं उसके ट्रांजिशन टेबल से। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनिशियल स्टेट को एरो से ज़ाहिर किया और जो स्टेट्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स थे उनको स्लैश से सेपरेट किया। आप देख रहे हैं Q0/1, इसी तरह से Q2/0 और आप देख रहे हैं कि Q2 भी /0 है और Q3 भी /0 है और बल्कि Q3/1 है जबकि Q2/0 है। तो सिर्फ 1 जो हमें नज़र आ रहे हैं ये नॉट और 3 के लिए, जबकि 2 और 1 के लिए जो आउटपुट कैरेक्टर्स हैं वो 0 हैं। बाकी जो ट्रांजिशंस आपको दिखाई दे रही हैं फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच लेटर, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे आम FA में हम दिखाते हैं। लूप को भी उसी तरह, जहाँ लूप की ज़रूरत पेश आ रही है हम लूप दिखा रहे हैं और जहाँ सर्किट की ज़रूरत पेश आ रही है वहाँ सर्किट भी दिखाया जा रहा है और जहाँ सिंगल ट्रांजिशंस हैं ये सिंगल ट्रांजिशंस भी दिखाई जा रही हैं। तो ये डायग्राम एग्जैक्टली उस टेबल को देखकर बनाई हैं और उसमें आप उस टेबल को ख़ुद से भी बना सकते हैं और सामने रख कर देखा जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 4 हमने स्टेट्स ली और ट्रांजिशन टेबल, फिर उसको सामने रखते हुए ट्रांजिशन डायग्राम आपको दिखाई गई। अब बेसिकली दिस इज़ एग्जांपल ऑफ मशीन विद आउटपुट। तो देखना ये है कि किसी भी स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, या इस मशीन में अगर कोई स्ट्रिंग रन की जाए तो उसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगी, आइए उसको भी देख लेते हैं। रनिंग द स्ट्रिंग A over the above machine, the corresponding output string will be 1 0 0 0 1 0 1 0 1, which can be determined by the following table as well. अब ये टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में पहली रो में आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रिंग नज़र आ रही है जो इनपुट स्ट्रिंग थी A और उससे पहले 2 कॉलम्स आपको और दिखाई दे रहे हैं। एक कॉलम में हमने इनपुट स्ट्रिंग लिखा है और उसके नीचे ये स्टेट्स की बात की है और उसके बाद आउटपुट हमने लिखा है। तो दिस इज़ द टेक्निक, और ये टेक्निक अगर आप देखें तो हमने FA में भी, मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ भी ये यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आउटपुट को छोड़ दें तो आप देख सकेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम रन करना चाहें किसी FA में भी तो ये एरोज़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एरो किस तरह से दिखाए गए हैं। अगर आप देखें तो Q0 से एक एरो A की तरफ जा रहा है और इसका मतलब ये है कि इफ़ वी रीड A at Q0, so from the diagram it can be seen that will be moving towards Q1 and next एरो आप देखें Q1 से B की तरफ है, so that indicates that if we read B at Q1 will be moving towards Q1. नीचे एक एरो और नज़र आ रहा है आपको। Still if we at Q1 we read B will be moving towards another Q1 and at Q1 if we read A will be moving towards Q3. ये एरो ये बात बता रहे हैं। And at Q3 if we read B will be moving towards Q2 and at Q2 if we read B will be moving towards Q3. ये एरोज़ के एतबार से आप देख रहे हैं। So at Q3 we have still B to be read, so we'll be moving towards Q2 and lastly at Q2 if we read A will be moving towards Q0. तो ये सारे जो पाथ्स आप देख रहे हैं ये डायग्राम को सामने रखते हुए, और डेलिब्रेटली अगर आप देखें तो Q0 के ऊपर का जो बॉक्स है वो खाली रखा है। खाली इसलिए रखा है कि विदाउट रीडिंग एनी लेटर दिस Q0 विल जनरेट द कैरेक्टर 1, तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। तो ये जितने हमने स्टेट्स ली हैं इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड हम टेबल में आउटपुट कैरेक्टर्स जिक्र कर रहे थे, तो उन कैरेक्टर्स को इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड हमने लिख दिया। यानी Q0 जहाँ भी आएगा उसकी जगह जो भी हमने कैरेक्टर फिक्स किया वो आएगा, Q1 की जगह जो कैरेक्टर फिक्स किया वो Q1 के नीचे आएगा।
Q2 के लिए जो कैरेक्टर फिक्स किया वो Q2 के नीचे आएगा और इसी तरह तमाम कैरेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के नीचे लिख दिए जाएंगे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है दैट बिकम्स 1 0 0 0 1 0 1 0 1। तो ये डायग्राम को देखकर बनाई है। तो ये टेबल हमेशा अपने जहन में रखें कि जब भी किसी स्ट्रिंग को रन करना हो और उसकी आउटपुट स्ट्रिंग देखनी हो तो उसके लिए आपने 2 कॉलम ज़्यादा बनाने इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ की निस्बत। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो इस वक्त इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ थी 1 2 3 4 5 6 7 8 थी। तो हमने 10 कॉलम बनाए। एक कॉलम में हमने इनपुट स्टेट और आउटपुट लिखा, दूसरे में हमने क्यू नॉट के कॉरस्पॉन्ड हमने उसको दिया तो वो नीचे नज़र आ रहा है और बाकी हमने इसी तरह इसको कंप्लीट कर दिया। It may be noted that the length of output string is one more than that of input string as the initial state prints out the extra character 1। क्योंकि initial state में without reading any letter ये 1 प्रिंट हो गया, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स लेटर वाइज आपको मिल रहे हैं। यानी अगर ए रीड किया है तो 0 प्रिंट हुआ है, बी रीड किया तो 0 प्रिंट हुआ है और इसी तरह से ये तमाम आउटपुट कैरेक्टर लेटर वाइज मिल रहे हैं। लेकिन जो इनिशियल स्टेट है वो डायरेक्टली आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की और उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग टेबल के ज़रिए उसको रन किया और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग देखी। मैंने बड़ी टेक्निक आपको बताई कि जितनी लेंथ स्ट्रिंग की है उससे 2 कॉलम हमने ज़्यादा ले लिए और एक कॉलम इनपुट स्ट्रिंग स्टेट्स और आउटपुट स्ट्रिंग के लिए रख लिया और दूसरा कॉलम क्यू नॉट और उसकी आउटपुट कैरेक्टर के लिए फिक्स कर दिया और बाद में लेटर वाइज जो जो हमें नई स्टेट्स मिलती चली गई उन स्टेट्स को हमने लिख दिया और लास्टली जो लास्ट रो थी वो स्टेट्स वाइज उनके कैरेक्टर्स जो हमने डिसाइड किए हुए थे वो नीचे लिख दिए और इस तरह से हमें आउटपुट स्ट्रिंग मिल गई। हमने ये भी क्लेम किया दैट द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ 1 मोर देन द इनपुट स्ट्रिंग एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द इनिशियल स्टेट। इसकी वजह यह है कि किसी भी स्ट्रिंग को जब हम रन करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, सो वी हैव टू एंटर द इनिशियल स्टेट। सो द मोमेंट वी एंटर द इनिशियल स्टेट द मशीन विल प्रिंट आउट द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर और उसके बाद उस इनपुट स्ट्रिंग के लेटर हम बारी बारी हम रीड करते हैं और बारी बारी उसके आउटपुट कैरेक्टर्स मिलते चले जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ 1 मोर देन द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। ये बात हमने उसमें देखी। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तौर पर मज़ीद स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन करें, उनको रन करें, इसी तरह टेबल बनाएं और उसकी आउटपुट स्ट्रिंग देखें। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर के जिसके टॉपिक हैं यहाँ अख्ताम पज़ीर होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ हमने आज डिस्कस किया उसको एक नज़र देख लिया जाए। सो वी आर समिंग अप टुडेज़ लेक्चर। हमने लास्ट थ्योरम जो पिछले लेक्चर में थ्योरम किया था उसको रिवाइज़ किया और उसकी वजह ये थी कि हमारा टारगेट एक एग्ज़ाम्पल देना था और पिछले लेक्चर में उस लेक्चर को सिर्फ उस थ्योरम को सिर्फ उसकी स्टेटमेंट दी थी, उसको प्रूव किया था। तो मैंने आज उसको दोबारा बताया, आपको डिटेल के साथ उसमें तफसील से बताया। अब ये बताता चलूँ कि थ्योरम ये था कि इफ़ वी हैव सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एस कंटेनिंग n स्ट्रिंग्स where each pair is distinguishable with respect to the given language, then any FA which recognizes that language must contain at least n states। हमने इस थ्योरम को बाय कंट्राडिक्शन प्रूव किया और ये शो करते हुए प्रूव किया कि फॉर एवरी पेयर द स्ट्रिंग विल एंड इन डिफरेंट स्टेट्स। और फिर उसके बाद एक एग्जांपल मैंने L20 लैंग्वेज की दी जिसका 20th लेटर फ्रॉम राइट वाज 0, वो भी हमने डिस्कस किया और उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर द FA वी ऑब्जर्व्ड वाज 2/20। फिर हमने फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट की बात की, क्योंकि अब तक जितने FAs डिस्कस किए थे उसमें आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो जस्ट लैंग्वेज रिकग्नाइज करते थे, लैंग्वेज एक्सेप्ट करते थे या रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टन रेगुलर एक्सप्रेशन वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करते थे। तो आज हमने अपने टॉपिक में इस पॉसिबिलिटी को भी देखा कि वेदर देयर एग्जिस्ट एन FA विद आउटपुट
तो उसको हमने मशीन विद आउटपुट का नाम दिया। हमने ये भी डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सच मशीन्स, वन वाज सपोज टू बी मूर मशीन एंड द सेकंड मीले मशीन। हमने मूर मशीन की डेफिनेशन पूरी तफसील से देखी और उसमें हमने ये देखा कि वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स और कम से कम एक बल्कि एग्जैक्टली वन हमने इनिशियल स्टेट ली है और फिर इनपुट लेटर की अल्फ़ाबेट ली, आउटपुट कैरेक्टर्स की अल्फ़ाबेट जिसको गैमा से एक्सप्रेस किया वो भी हमने उसमें देख लिया और ट्रांजिशन टेबल की बात की और लास्टली हमने जो फिफ्थ उसका जो फैक्टर था उसमें ये भी कहा कि आउटपुट कैरेक्टर्स को भी टेबल में हमने एक्सप्रेस किया और लास्टली हमने एक एग्जांपल बड़ी तफसील के साथ वो भी डिस्कस की। और चूँकि इन जनरल इनपुट अल्फ़ाबेट और आउटपुट कैरेक्टर्स के जो कंपनी सेट है वो डिफरेंट होते हैं, तो हमने अपने एग्जांपल में ए बी इनपुट अल्फ़ाबेट ली और 0-1 सेट लिया आउट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स का। उस एग्जांपल्स को देखा, उसका ट्रांजिशन टेबल लिया, उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाई और फिर एक स्ट्रिंग हमने पर्टिकुलर ली और उसको टेबल के ज़रिए उसकी आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करना आपको सिखाई। और मैंने ये भी कहा कि सिंस यू आर बिगनर, तो जब भी किसी इनपुट स्ट्रिंग के लिए आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करना हो या देखना हो तो उसको टेबल के ज़रिए बनाएं, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बग़ैर टेबल के भी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग बना सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद से मज़ीद एग्जांपल्स लें, ख़ुद से डेफिनेशंस उनके जो रूल्स हैं ट्रांजिशन रूल बना लें और कुछ स्ट्रिंग रन करके देख लें। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।